हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ एक और सेशन में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन चर्चा कर रहे हैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स लेक्चरर, और उसमें जो आपका सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि आपका 11वीं और 12वीं के लगभग 55 क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, जिसमें आपकी अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस है। इन तीन बुक्स के आपको 55 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। उसमें से अपन ने अकाउंटेंसी को वो स्टार्ट कर रखा है, और उसके बाद आपको पता है कि भाई 12वीं और 11वीं के बाद आपके यूजी यानी बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल के जो बुक्स हैं उसके क्वेश्चन भी आपसे 55 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, और फिर पीजी के आपसे 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस तरीके से जो आपका सिलेबस का पैटर्न है वो ये रहेगा, और बाकी 30 क्वेश्चन है वो आपकी जो टीचिंग जो लर्निंग है या टीचिंग एप्टीट्यूड है, आपके कंप्यूटर से रिलेटेड है, वहाँ से वो क्वेश्चन बनेंगे। तो अपने सबसे पहले जो बेस होता है अकाउंटेंसी, उससे अपन ने जो अपनी यात्रा है उसको स्टार्ट किया है, और ये यात्रा अपनी मंजिल तक कब पहुंचेगी, जब अपन पूरा सिलेबस है वो कवर कर लेंगे, और वो भी पॉइंट टू पॉइंट। देखो, इसके लिए हम आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं। पढ़ना आपको पड़ेगा, हथियार आपको उठाने पड़ेंगे, उस मैदान में जाके जंग आपको लड़नी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, गाइड मिल सकता है। अब उसके लिए आप लगातार मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, क्योंकि कॉमर्स में 340 वैकेंसियां कम नहीं होती है। अपन एक हर बार ये कहते हैं कि कॉमर्स में स्कोप नहीं है, स्कोप नहीं है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि कॉमर्स में अगर तैयारी करने वाले हैं तो उनके पास स्कोप है, क्योंकि अपन क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं पढ़ते, है ना। क्योंकि आपकी आर्ट है वो एक अलग सब्जेक्ट, उसमें क्या है, रटने की प्रवृत्ति होती है। उसमें क्या आपने 11वीं 12वीं में नहीं पढ़ा, ग्रेजुएशन नहीं पढ़ा, है ना, पीजी में नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बाद आपके जो भाव है वो जग गए, और आप में तो हो सकता है कि रटने की कैपेसिटी हो तो आप रट सकते हो। लेकिन अकाउंटेंसी या कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पहले जुड़ना पड़ता है सब्जेक्ट के साथ। हर प्रैक्टिकल चीज़ है वो समझनी पड़ती है, और जब समझ लेते हो तो वो सारी चीज़ें वो समझ में भी आती है निश्चित रूप से, और सिलेक्शन भी होता है ना। तो ये बात आपको अपने दिमाग में बैठानी पड़ेगी, और लगातार आपको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। जो आपका टाइम शेड्यूल है उसमें पहले आपको 3, 4, 5 घंटे, 6 घंटे, 8, 10, 12 घंटे तक आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पेपर है वो दोनों आपके तैयार होने चाहिए। और इस बार तो ये कर दिया कि आपके फर्स्ट पेपर में भी आपके कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए, और सेकंड पेपर है उसमें आपके 60 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। तब जाके आप 40% वाला जो क्राइटेरिया है वो क्वालिफाइड कर पाओगे, है ना। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया है। इसमें जो क्रीम है जो तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि बच्चों का जो भविष्य होता है वो एक शिक्षक पर निर्भर करता है। तो जो वेल क्वालिफाइड टीचर आएंगे तो निश्चित रूप से बच्चे हैं वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का एक और सेशन। अपनी बात हो चुकी है, फिर भी आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। पिछले सेशन में अपन ने बात की थी दोहरा लेखा प्रणाली से रिलेटेड, कि भाई डबल एंट्री सिस्टम है वो क्या होता है। उसकी अपन ने स्टार्ट में बात की थी कि भाई दोहरा लेखा प्रणाली का उद्भव कैसे हुआ। वैसे तो लेखांकन प्रणाली वो 3 प्रकार की मानी जाती है, इकहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली और महाजनी बही खाता पद्धति। अब इसमें इकहरा लेखा प्रणाली को अपन ने देख लिया था, जिसे अवैज्ञानिक विधि भी कहते हैं, अपूर्ण लेखा विधि भी कहते हैं, है ना। लेकिन एक महत्वपूर्ण विधि है आपकी दोहरा लेखा प्रणाली। इसकी शुरुआत है वो इटली के वेनिस शहर में एक लुकास पेशियोली थे, उन्होंने उसकी शुरुआत 1494 ईस्वी में की थी, और एक उनकी पुस्तक थी सुम्मा द अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रीपोस्टिनेट टू प्रीपोनिटिका, है ना। उन्होंने ये बुक्स लिखी थी, और इस बुक्स के माध्यम से उन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत की थी। ये बात अपनी पिछले सेशन में हो चुकी है। अब आज के सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो बिना आपका समय जाहिर किए हुए, यानी सीधी बात, नो बकवास करते हुए अपन आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। देखो, अपना सेशन स्टार्ट हो रहा है दोहरा लेखा प्रणाली के जो सिद्धांत है और जो नियम है ना। दोहरा लेखा प्रणाली के जो सिद्धांत है और नियम है
उनके आधार पर कौन कौन से इसके सिद्धांत है, कौन कौन से इसके नियम है, कौन कौन से खाते हैं, है ना। देखो ये नियम आने से पहले अपन को खाते जानने पड़ते हैं, है ना। तो देखो इसमें खातों के प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, खातों के प्रकार है वो देख सकते हैं। खातों के प्रकार, है ना, और उसके अनुसार ही उनके नियम लागू हो जाएंगे। पहला होता है आपका व्यक्तिगत खाता। क्या होता है, व्यक्तिगत खाता, जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। दूसरा होता है आपका वस्तुगत खाता, जिसे रियल अकाउंट कहते हैं। इसका नाम वास्तविक भी हो सकता है ना, वास्तविक खाता भी इसको कहते हैं, दोनों नाम मान सकते हैं आप, वस्तुगत कह दो या वास्तविक कह दो। और तीसरा होता है आपका नाम मात्र, नाम मात्र खाता, नॉमिनल अकाउंट या अवास्तविक खाता। क्या कह सकते हैं, अलग अलग नाम है कि भाई व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता या वास्तविक खाता और नाम मात्र खाता। अब इनके नियम लागू होते हैं, वो नियम है, देखो पहला आपका यहां पर है, इस पे अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। व्यक्तिगत खाता क्या होता है कि व्यक्तिगत खाते के लिए वो क्या नियम है, क्योंकि इसमें नियम पूछ लिया है, तो व्यक्तिगत खाते के लिए नियम है क्या है, पाने वाले के खाते को नाम करो, है ना। पाने वाले को क्या करना है, नाम करना। पाने वाले खाते को क्या करना है, नाम। नाम का मतलब क्या है, आपको डेबिट करना है। क्या करना है, इसको डेबिट करना है। पाने वाले को नाम करो और देने वाले के खाते को जमा करो, यानी क्रेडिट करो। ये इसका है, कौन से का, आपके व्यक्तिगत खाते का, यानी डेबिट द अकाउंट ऑफ रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, यानी जो देता है उसको क्रेडिट जमा करेंगे। अपनी नॉर्मल जो भाषा होती है उसमें भी तो यही करते हैं ना कि भाई जिसके अपन पैसे मांग रहे हैं, है ना, और वो पैसे अपन को दे देता, तो अपन क्या कहते हैं, भाई इसके पैसे जमा कर दो। यही तो कहते हैं नॉर्मल भाषा में। अपन ने कभी महसूस नहीं किया कि अपन भी दोहरा लेखा प्रणाली का जो नियम है उसको मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। वास्तव में ये होता ही है कि भाई जिससे अपन उधार लिखते हैं या उधार कोई माल खरीदते हैं, कोई माल या उधार पैसे देते हैं, तो अपन क्या करते हैं कि भाई उसके नाम लिख दे, है ना। भाई अब कौन देगा पैसे का, ये देगा कि इसके नाम लिख दे, है ना। और जब वो पैसे प्राप्त हो जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, भाई का पैसा प्राप्त होगा ही, इसका पैसा जमा कर दे, है ना। इस तरीके की बातें अपन सुनते हैं ना। तो वही नियम इसमें लागू होता है कि भाई जो ये तीन खाते हैं, है ना, उसमें पहला आपका व्यक्तिगत खाता जिसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं, जिसका नियम है पाने वाले के नाम करो और देने वालों के जमा करो। ये इसका नियम है, लागू होता है ना। अब देखो थोड़ी सी अपन चर्चा और कर लेते हैं, है ना। खातों के प्रकार में आपका जो खाता है, कौन सा, जो आपका पहला खाता है, कौन सा, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता, है ना, इसको क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट, ठीक है, ये कहते हैं। अब इस व्यक्तिगत खाते, है ना, जो पर्सनल अकाउंट है, इसके तीन खाते और होते हैं। वैसे तो नॉर्मली यही इसके उपविभाजन कह सकते हैं। उसमें जो पहला आपका खाता कौन सा होता है कि भाई अपन इसको क्या कह सकते हैं, है ना, व्यक्तिगत खाता होता है। उसका पहला खाता होता है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, बोलो, ठीक है। कौन सा होता है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। इसमें क्या आता है, किसी व्यक्ति का नाम, ठीक है, क्लियर है भाई। व्यक्तिगत खाता वैसे नॉर्मली पूछता है तो व्यक्तिगत खाते में कौन कौन से आते हैं, तो अपन ये कहते हैं व्यक्तिगत खाते में किसी व्यक्ति का नाम आता है, किसी संस्था का नाम आता है, बैंक आता है, आपके जो क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग है, डेटर है ना, प्रीपेड है, उपार्जित, अनुपार्जित, ये सारे सारे व्यक्तिगत में आते हैं। लेकिन उनका उपविभाजन कर देते हैं तो वो आपको तीन भागों में इसमें बांटा गया। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति का नाम माना जाता है। क्या माना जाता है, किसी व्यक्ति का नाम। जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल के रूप में, जैसे राम है, मोहन है ना, सोहन है,
ये आपके क्या हो गए, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। ठीक है, आपके व्यक्तिगत खाते के 3 भाग हो गए, उसमें पहला प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होगा इसमें, दूसरा होगा कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। क्या होगा, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता यानी आर्टिफिशियल। इसमें क्या आता है, किसी संस्था का नाम, किसी संस्था का नाम इसमें शामिल किया जाता है। कृत्रिम व्यक्ति में किसी संस्था का नाम, जैसे कोई बैंक है, फर्म है, कोई कॉलेज है ना, कोई कॉलेज है, कोई संस्था है, कोई भी संस्था का नाम है ना, तो ये सारे के सारे आपके कृत्रिम में आते हैं। यानी ये होते तो हैं लेकिन इनका संचालन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे बैंक है, अपन कहाँ जा रहे हैं कि बैंक में जा रहे हैं, है ना, बैंक में जाएंगे लेकिन बैंक का संचालन कौन कर रहा, अपन कहते हैं भाई बैंक में पैसे जमा करवा दिए, तो बैंक में ऐसा थोड़ी है कि कोई जगह और उस पर पैसे अपन रख के आ गए, वहां पे कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन तो बैठा है ना जो इस काम को कर रहा, तो वो बैंक होगी, है ना। अपन कहते हैं मैंने बैंक से पैसे ले लिए, तो बैंक पैसे थोड़ी देता है, वहां पर कोई ना कोई आदमी तो बैठा है ना, तो वो पैसे देगा। लेकिन वो क्या है, बैंक एक संस्था है, कृत्रिम आपकी व्यक्तिगत खाता है और वो इस काम की मॉनिटरिंग करता है। तो ये 2 नंबर इसका ये हो जाता है। फिर 3 नंबर यानी सी पॉइंट होते हैं आपके उत्तराधिकार खाते, जो किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, एज ए उत्तराधिकार के रूप में होते हैं। उत्तराधिकार खाते, है ना। अब इसमें उत्तराधिकार खाते में कौन कौन से आते हैं, जैसे आपके देनदार हैं, है ना, डेटर्स है, आपके लेनदार है, यानी आपके कौन है, क्रेडिटर्स हो गए, है ना, आपके पूर्वदत्त वे हैं, है ना, आपके बकाया वे हैं, ये भी आपका इसी में आएगा, है ना। आपके और कौन सी कहते हैं, शेयर एप्लीकेशन है, यानी अंश आवेदन है, अंश आवेदन है, वो भी आपका व्यक्तिगत में आ जाएगा। इसके अलावा आपकी व्यापार की पूंजी है, वो भी उत्तराधिकार व्यक्तिगत में आ जाएगा। इसके अलावा आपका आहरण है ना, वो भी आ जाएगा। इसके अलावा आपके उपार्जित आय है ना। इसके अलावा आपके अनुपार्जित आय है ना। ये सारे के सारे आपके उत्तराधिकार व्यक्तिगत खाते में आते हैं। अपन इसको मान सकते हैं कि भाई व्यक्तिगत खाता है, उसके 3 भाग होते हैं। कई बार क्या हो सकता है कि डीपली प्रश्न पूछता है, अगर नॉर्मली पूछे कि जैसे अपन को परीक्षा में दे दे कि बैंक का कौन सा खाता है ना, तो अगर सीधा व्यक्तिगत खाता ही दे तो अपन व्यक्तिगत कर देंगे। लेकिन कई बार डीपली दे देता है कि बैंक है वो कौन सा खाता है, व्यक्तिगत खाता या कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, तब अपने को ध्यान रखना है वहां पर कृत्रिम व्यक्तिगत खाता है वो उसका आंसर पे आपको टिक लगाना है ना। परीक्षा में अगर डीपली पूछता है तो देखो उत्तराधिकार खाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे इसमें आपके डेटर है, क्रेडिटर है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, आपके शेयर एप्लीकेशन है, आपकी कैपिटल है, ड्रॉइंग है, एक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है। ये सारी की सारी आपके क्या होते हैं, उत्तराधिकार व्यक्तिगत खाते में शामिल होते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन बनता, कोई ऑब्जेक्टिव कोई क्वेश्चन बनता है तो यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो अपने को इसमें बिल्कुल भी क्या नहीं कहना, कोताही नहीं बरतनी है। ये सारे के सारे चीज है आपको याद रखने, ठीक है, ओके, सारी की सारी। तो ये हो गया आपका व्यक्तिगत खाता और व्यक्तिगत खाते के उदाहरण। अब दूसरा देखो, ये हो गया आपके व्यक्तिगत खाते के प्रकार 3। पहले खाते का नियम आपने देख लिया कि पाने वाले को नाम करो और देने वाले को जमा करो, ठीक है। ये हो गया आपका व्यक्तिगत खाता। आगे बढ़ते हैं, दूसरा आता है आपका वास्तविक खाता, है ना, वास्तविक खाता या इसको कहते हैं वस्तुगत खाता,
है ना, वस्तुगत खाता। इंग्लिश में कह सकते हैं अपन रियल अकाउंट। क्या कह सकते हैं? रियल अकाउंट। वास्तविक खाते का क्या नियम है कि जो वस्तु व्यापार में आती है उसको क्या करना है? नाम करना है। जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसको नाम करना है, और जो वस्तु व्यापार से जा रही है उसको जमा करना है। भाई चली गई तो उसको जमा करना। इंग्लिश में कह सकते हैं डेबिट द अकाउंट ऑफ व्हाट्स कम इन और क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। ये इसका इंग्लिश में अपन कह सकते हैं। यानी जो वस्तु व्यापार में आ रही है उसको नाम करो, और जो जा रही है उसको जमा कर सकते हैं, है ना। इसमें इस खाते के दो प्रकार होते हैं। यानी आपका जो वास्तविक खाता है या वस्तुगत खाता है, वस्तुगत खाता, इसके वैसे कोई प्रकार नहीं है, लेकिन इसको दो भागों में बांट सकते हैं कि भाई दो प्रकार में अपन इसको बांट सकते हैं। एक तो होती है आपकी मूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति यानी टेंजिबल। अब अपन की जब इससे पहले जो सेशन हुआ था उस पर अपनी बात हुई कि भाई व्यापार में संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की बताई थी मैंने आपको। स्थायी संपत्ति, है ना, आपको चालू संपत्ति, इसके बाद आपकी मूर्त संपत्ति, इसके बाद अमूर्त संपत्ति, है ना। तो मूर्त संपत्ति कौन सी होती है? जिन्हें अपन देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, है ना, जैसे आपका प्लांट, जैसे आपका फर्नीचर, जैसे आपका कैश, है ना, सही है, जैसे आपका स्टॉक, जैसे आपकी कार यानी गाड़ी वगैरह ये हो जाएंगी। तो ये आपकी मूर्त संपत्तियों में आती है। और दूसरी होती है आपकी अमूर्त। अमूर्त संपत्ति, क्योंकि ये नियम इसी में लागू होता है कि व्यापार में जो वस्तु आती है उसको नाम करो। जैसे अपन ने कोई मशीन खरीदी तो व्यापार में मशीन आ गई तो उसको नाम करो, और उसके बदले में क्या जा रहा है तो उसको जमा करना। अमूर्त में आपकी जैसे गुडविल, है ना, पेटेंट, इसके अलावा आपका कॉपीराइट, है ना। ये आपकी अमूर्त संपत्तियां होती हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ अपन क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, जिनका व्यापार में कोई रोल नहीं होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका वास्तविक खाता है। और वास्तविक खाते का नियम क्या है? जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करो, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करो। डेबिट द अकाउंट्स ऑफ व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये इसका इंग्लिश में होगा। इसके दो प्रकार मान सकते हैं, मूर्त और अमूर्त। इनमें अपन ध्यान रखें तो मूर्त संपत्तियां वो होती है जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, है ना। और अमूर्त में कौन सी होती है? जिसे सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। गुडविल, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, ये सारे के सारे आपके इसमें आते हैं। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आपका नाममात्र खाता। यानी आपका अकाउंट कौन सा आता है? कौन सा अकाउंट आता है? नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता। ठीक है, क्या होता है? अवास्तविक खाता। दोनों नाम आपको मिल सकते हैं, चाहे आप उसे नाममात्र कह दो, नॉमिनल अकाउंट भी है, और चाहे आप उसे अवास्तविक खाता कह दो, दोनों एक ही नाम है। कहीं आपको मिल जाता है तो इसको अपने को एक ही मानना है। पर यह ध्यान रखना,
अवास्तविक खाते में देखो वैसे कौन कौन से शामिल करते हैं, जिसमें जितने भी आपके खर्चे होते हैं, है ना, जितने भी आपके हानियां होती हैं, इसको इसमें शामिल किया जाता है। पहले इसका नियम देख लेते हैं। नाममात्र खाते के लिए क्या है कि समस्त खर्चे और हानियों को खाते को नाम पक्ष में लिखा जाता है, नाम किया जाता है। क्या किया जाता है? नाम किया जाता है ना। समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट किया जाता है, समस्त आमदनी और जो आय है और लाभों को जमा किया जाता है। डेबिट द अकाउंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नाममात्र खाता एक ही है, पर इसका यह है कि नाममात्र खाते का कभी शेष नहीं निकाला जाता है ना। नोट आप डाल सकते हैं, नाममात्र खाते का कभी शेष नहीं निकाला जाता है, इनका शेष नहीं निकाला जाता है। इन्हें सीधे ही ट्रेडिंग अकाउंट या P&L अकाउंट में हस्तांतरित किया जाता है। इन्हें सीधे ही कहाँ हस्तांतरित किया जाता है? ट्रेडिंग या P&L अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। नाममात्र खाते का क्या नियम हो गया? समस्त खर्चे और हानियों को डेबिट करो और समस्त आय व लाभ को क्रेडिट करो। अब इसमें देखो एग्जाम्पल के रूप में जैसे ब्याज चुकाया, है ना, कमीशन चुकाया, गाड़ी भाड़ा चुकाया, है ना, किसी संपत्ति को बेचने से कोई हानि हो गई, किसी संपत्ति को बेचने से कोई लाभ हो गया, है ना, कमीशन प्राप्त कर लिया, ब्याज प्राप्त कर लिया, है ना। इस तरीके से जो खर्चे होते हैं उनको अपन क्या करेंगे? डेबिट। कोई भी खर्चा है उसको डेबिट, और अगर कोई लॉस होता है उसको डेबिट, और अपनी कोई आमदनी होती है तो उसको क्रेडिट, और कोई लाभ होता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है, और इसका कभी भी शेष नहीं निकाला जाता है, ठीक है। क्लियर है? अब लेखांकन के जो उपयोग करता है वैसे तो आपने देख लिया होगा, लेकिन उससे पहले देखो इसकी जो प्रोसेस है वो क्या होती है। अपन ने पहले जो क्लास हुई थी उसमें अपन ने देखा था कि जो अपनी जर्नल है ना, जर्नल वो कौन सी पुस्तक है? वो आपकी पहली सीडी की पुस्तक है, यानी पुस्तक पालन की मानी जाती है। लेकिन इसका जो एक जो फॉर्मेट है वो ऐसे चलता है कि सबसे पहले जर्नल, उसके बाद आपकी कौन कौन सी आएगी? आपकी जो खतौनी वगैरह पोस्टिंग वगैरह है, तो सहायक बहियों की अपन क्या तैयार करेंगे? लेजर। लेजर तैयार होगी। लेजर तैयार होने के बाद आपकी क्या तैयार होंगे? ट्रायल बैलेंस, है ना। अपन ने क्या की? सबसे पहले लेजर तैयार, जर्नल कर दी। जर्नल एंट्री की सहायता से अपने सहायक बहियों में जो भी प्रविष्टियां है वो कर दी, और प्रविष्टि करने के बाद अपने ट्रायल बैलेंस कर दी, और ट्रायल बैलेंस करने के बाद अपन ने क्या किया? फाइनल अकाउंट है वो अपन ने तैयार कर दिया। अब इस फाइनल अकाउंट में कौन कौन आता है? आपका एक तो आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। कब? जब निर्माणी संस्था होगी वो कौन सा तैयार करेगी? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार करेगी, जिसका जो बैलेंस है, बैलेंस क्या आएगा अपने पास? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। अगर निर्माणी संस्था नहीं है तो कौन सा खाता तैयार करेगी? वो तैयार करेगी ट्रेडिंग अकाउंट, और उसका भी क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। उसके बाद कौन सा खाता होगा? आपका P&L अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो क्या तैयार करेगी? वो तैयार करेगी तो या तो आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और उसके बाद आपकी कौन सी तैयार होगी? उसमें आप बात तैयार होगी आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपको क्या बताएगी? बैलेंस शीट बताएगी कि असेट्स प्लस लायबिलिटीज, है ना। ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं लायबिलिटीज बराबर एसेट्स, प्लस ना करके क्योंकि कैपिटल होगी प्लस, तो ये अपन मान सकते हैं। तो अपन जो फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे
आपकी जो भी ये नियम दिए हैं उन नियमों के अकॉर्डिंग ये एक प्रोसेस है, उसके अनुसार अपन काम करते हैं कि सबसे पहले अपन जर्नल तैयार करते हैं, है ना, जर्नल तैयार करते हैं, जर्नल के बाद लेजर, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। फाइनल में अगर कोई निर्माणी संस्था, ये ध्यान रखना, अगर निर्माणी संस्था है तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट तैयार करेगी, है ना, है ना, और मैन्युफैक्चरिंग से फिर P&L और ये जो आपका बैलेंस शीट तैयार करेगी। लेकिन अगर कोई व्यापारिक संस्था है ना, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट है वो तैयार करेगी। अब आपके मन में एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाई निर्माणी संस्था और व्यापारिक संस्था के मध्य क्या अंतर है। तो एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निर्माणी संस्था वो होती है जो किसी वस्तु का निर्माण भी करती है और उसके बाद उसे बेचती है ना, जबकि व्यापारिक संस्था वो होती है जो किसी वस्तु का निर्माण नहीं करती है, वो सिर्फ जो जहां प्रोडक्ट हो रहा या जिस चीज का प्रोडक्शन किया जा रहा है वहां से वो माल खरीदेगी और उस माल को वो क्या करेगी, डायरेक्ट अपने प्रॉफिट को ऐड करते हुए उसको बेच देती है। ठीक है, ये एक निर्माणी संस्था के उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और आता है, वैसे तो अपन ने चर्चा की होगी कि यूजर्स, है ना, ये हमेशा ध्यान रखना, इससे प्रश्न बनता है ना। कंपनी में दो तरीके के यूजर होते हैं, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल वो होते हैं जो कंपनी में काम करते हैं, जैसे कंपनी के प्रबंधक हैं, है ना, कंपनी के मैनेजर है, कंपनी के एम्प्लॉई है ना, कंपनी के मेंबर्स हैं, कंपनी का डायरेक्टर है, ये सारे के सारे उस कंपनी में अपना हित रखते हैं, इसलिए वो उस कंपनी के प्रत्येक काम की जांच करते हैं, उसकी पूरी रखवाली करते हैं। तो ये कोई इंटरनल। फिर एक्सटर्नल बाहरी कौन हो गए, बाहरी में भी देखो अपनी चर्चा हुई है, फिर भी मैं आपको बता दूं, बाहरी में जैसे इन्वेस्टर है, सरकार है, गवर्नमेंट है, पब्लिक है, टैक्स जो टैक्स है, टैक्स डिपार्टमेंट है, क्रेडिटर है ना, इसके अलावा जो बाहरी इन्वेस्टर शेयर होल्डर है वो भी उस कंपनी में पूरा अपना ध्यान रखते हैं। तो परीक्षा में ये संभावना बनती है कि आपसे इंटरनल या एक्सटर्नल के बारे में कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओके है, ओके है दोनों बात, ठीक है। तो देखो आज के इस सेशन में कुछ थोड़ी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट बात है वो अपन ने शेयर की है। निश्चित रूप से आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहोगे तो अपन इस क्लास का थोड़ा सा जो टाइम है उसको इंक्रीज कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी मेरा उद्देश्य ये है कि हमारी जो कॉमर्स की टीम है ना, उनको अपने साथ जोड़ने का है, और जब कॉमर्स की पूरी टीम जुड़ जाएगी तब आपको हर सब्जेक्ट के जो मैटर आपको आवश्यक होगा वो सारा का सारा उपलब्ध करवाया जाएगा। और हमारा जो प्रयास है कि भाई आप पढ़ो, है ना, मैं नहीं कहता कि भाई मैं पढ़ा रहा हूं आपको बढ़िया पढ़ा रहा हूं या कैसा पढ़ा रहा हूं वो तो आप जानते हैं, लेकिन आपको जहां कुछ मिलता है मैटर, आपके टारगेट से रिलेटेड, आपके जो लक्ष्य है उससे रिलेटेड जो मैटर आपको मिलता है वो आप पढ़ते रहो, चाहे आप ऑफलाइन पढ़ो, चाहे ऑनलाइन पढ़ो, चाहे घर पे पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, आप पढ़ते रहो, अपने सब्जेक्ट के साथ जुड़ते रहो, और जब पढ़ते रहोगे तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन भी होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको सिलेबस है वो एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लेना, क्योंकि सिलेबस से बहुत ज्यादा बाहर नहीं पढ़ना आपको, है ना। सिलेबस के आसपास आसपास जरूर रहना, ये नहीं है कि सिलेबस ही पढ़ना, सिलेबस के आसपास की चीजें भी अभी अपन को पढ़नी है, वो चीज तो पढ़नी है, लेकिन वो चीज जो आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए विशेष रूप से है उनको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करें, पूरी चीज आप पढ़ते रहें। और अगर पढ़ेंगे तो मई जून तक जब आपकी एग्जाम होगी उससे पहले आप अपना पूरा सिलेबस है वो कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में ये छोटी सी चर्चा जो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप अपने इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें और वीडियो को अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी आपकी तरह तैयारियों में लग जाए। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।